हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी मेडिकोस। जैसा कि मैंने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में बताया कि इस चैनल पर सिर्फ मेडिकल रिलेटेड कंटेंट होगा। मेडिकल रिलेटेड कंटेंट किन कोर्सेज से रिलेटेड? एमबीबीएस हो गया, नर्सिंग कोर्सेज हो गए, फार्मेसी रिलेटेड कोर्सेज हो गए, पैरामेडिकल रिलेटेड कोर्सेज हो गए। इन शॉर्ट कि इन सभी कोर्सेज के सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर्स या करंट कोई भी पेपर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनके आपको सॉल्व्ड आंसर्स क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि HPSSB स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2022 पार्ट 1, यानी कि जो पेपर्स हैं वो पार्ट्स में डलेंगे, लेकिन मैं इनकी प्लेलिस्ट बना दूँगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। HPSSB स्टाफ नर्सेज एग्ज़ाम किसका है? हिमाचल बोर्ड का ये स्टाफ नर्सेज का एग्ज़ाम है 2022 का। तो हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, पेन एंड टेंडरनेस इन द रीजन ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस इज इंडिकेटिव ऑफ A pelvic fracture, B spinal fracture, C femur fracture, D rib fracture। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पेन टेंडरनेस कहाँ हो रही है? सिम्फिसिस प्यूबिस में। सबको पता है कि सिम्फिसिस प्यूबिस क्या है? कार्टिलेजिनस जॉइंट है जो कहाँ पाया जाता है? पेल्विस में। तो पेल्विस यानी कि पहला आंसर है पेल्विक फ्रैक्चर। पेन टेंडरनेस कहाँ हो रही है? पेल्विक रीजन में। तो क्या हुआ? हमें पेल्विक फ्रैक्चर हुआ है। सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ रिटन द संस्कृत बुक मेघदूत? तो जीके हमें होती नहीं है, ठीक है। नर्सेस का जीके से ज़्यादा कोई लेना देना होता नहीं है, बेसिक नॉलेज होता है हमें। तो बेसिक नॉलेज को अगर हम देखा जाए तो अगर हमें क्वेश्चन भी पूछ जाएंगे तो हमें ऐसे ही पूछे जाएंगे जो हमें आते हों, ठीक है। तो अगर हम इन तीन ऑथर्स की बात करें तो इन तीनों ऑथर्स की हमें एटलीस्ट 2 फेमस बुक्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम इन क्वेश्चन का आंसर दे सकें। जैसे अगर हम तुलसीदास जी की बात करें तो उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी है, सभी को आती होगी जो कि। और दूसरी रामचरितमानस लिखी है, यानी कि ऑप्शन तो नहीं है। बी पर चले, भावभूति जी ने महावीर चरित्रा लिखी है जिसमें 7 एक्ट्स ऑफ रामायण बताए गए हैं, ठीक है। और दूसरी इनकी फेमस है, एक लव स्टोरी है जिसका नाम है मालती माधवा। ओके, तो बच्चे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने लिखी है गीतांजलि और काबुलीवाला, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ दिस। तो मेघदूत लिखी किसने? फेमस पोइट है ना संस्कृत के, कालिदास जी। हमने आई थिंक 6th क्लास में पढ़ा भी होगा उनके बारे में, काफ़ी एक चैप्टर था, याद है मुझे। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विंग्स ऑफ फायर, सॉरी ये फायर नहीं है, फायर है, मिसप्रिंट हो गया। विंग्स ऑफ फायर इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ऑन आना चाहिए था, किस पर है ये? एनी गेसेस? APJ अब्दुल कलाम, B रविंद्रनाथ टैगोर, C प्रणब मुखर्जी, या नन ऑफ दिस? देखो हर किसी का नन ऑफ दिस नहीं होता, चलो जा नहीं आया नन ऑफ दिस लगा देते हैं, कई बार होता है, चलता है तुक्का, बट हर बार नन ऑफ दिस नहीं होता। विंग्स ऑफ फायर किसकी है? प्रणब मुखर्जी की ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन उनकी ऑटोबायोग्राफी का कोई स्पेसिफिक टाइटल या टॉपिक नहीं मेंशन्ड है, उन्हीं के नाम पर उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई लाइफ इज़ माई वर्ड। एंड APJ अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इनमें इनके बचपन से लेके कैसे वो साइंटिस्ट बने, कैसे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, हर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। इफ़ द LMP ऑफ वुमेन इज़ June 20, EDO एज पर निगल्स रूल विल बी। निगल्स रूल क्या होता है? देखो वैसे तो किसी बुक में लिखा होता है 1 year प्लस 7 days माइनस 3 months, ठीक है। और कई जगह लिखा होता है 9 months प्लस 7 days। बात तो एक ही है, एक 1 year में से अगर 3 months माइनस कर दो तो 9 ही months बचते हैं ना। तो सिंपल है, 9 month ऐड करो और उसमें साथ में 7 days और ऐड कर दो, ठीक है। तो जैसे हम June 20 है तो 2024 ले लेते हैं, ठीक है, एक ईयर मेंशन कर लेते हैं। अगर हम
अगर 1 साल वाला भी कंसेप्ट ले रहे हैं, ठीक है, जून 22 टू जून 2025, ठीक है, 3 मंथ माइनस करें, मार्च पहुंच गए, मार्च में क्या है, मार्च 20 प्लस 7 days, मार्च 27, सो द ऑप्शन इज सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज बाय द एज ऑफ, ठीक है, इंटीरियर फॉन्टेनल क्या होता है सबको पता है, ठीक है, जो हमारा स्कल होता है बेसिकली वो फुली फॉर्म नहीं होता है, जो एक न्यू बॉर्न होता है उसका इंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल अभी भी ओपन होता है, तो इंटीरियर फॉन्टेनल थोड़ा बड़ा होता है तो उसको क्लोज होने में ज़्यादा टाइम लगता है, पोस्टीरियर थोड़ा छोटा होता है तो उसको थोड़ा कम टाइम लगता है। सो एंटीरियर फॉन्टेनल जो हमारी काइट शेप या कह लो डायमंड शेप का होता है उसको 1 to 1.5 ईयर लगता है क्लोज होने में, और अगर हम पोस्टीरियर की बात करें जो लैम्डा शेप का होता है उसको 1 to 1.5 मंथ लगता है, ठीक है, याद रखना आगे वाला बड़ा है तो साल लगेगा, पीछे वाला छोटा है तो मंथ लगेगा, ठीक है। तो अगर हम इसी को कन्वर्ट करें 1 to 1.5 ईयर को कन्वर्ट करें तो क्या आएगा 12 to 18 months, ठीक है। So moving towards the next question, टॉयलेट ट्रेनिंग शुड बी स्टार्टेड फॉर अ बेबी एट द एज ऑफ, ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग कब स्टार्ट होती है, इसलिए बोलते हैं माइलस्टोन्स पढ़ने चाहिए, बेसिक बेसिक पता होना चाहिए, माइलस्टोन्स अभी तो किसको याद हुए आज तक, बट चलो। टॉयलेट ट्रेनिंग कब स्टार्ट होती है 18 मंथ्स पे, ठीक है। अब 18 मंथ्स किसके अंडर आता है, इन्फेंट क्या होता है, ठीक है, एक न्यूबॉर्न होता है, 28 डेज़ का, इन्फेंट आ गया 28 डेज़ से लेके 1 ईयर तक, टोडलर आ गया 1 to 3 years, तो हमारा ऑप्शन क्या है बी, ठीक है। प्री स्कूलर आ गया 3 to 5 years, स्कूल एज आ गई 6 to 12 years, सो द ऑप्शन इज बी टोडलर 1 to 3 years। याद रखना 18 मंथ्स किसके अंदर आ रहा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, ठीक है, मम्स क्या बेसिकली एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, बेसिकली किसको अफेक्ट करती है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स को, पैरोटिड ग्लैंड्स को, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस बेसिकली रेयरेस्ट ऑफ रेयर देखी जाती है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, और देखा जाए तो 4 ऑप्शन हमारे, ऑर्चाइटिस, पैरालिसिस, मायोकार्डिटिस एंड हर्पिस। देखो हर्पिस हम पहले ही रिमूव कर देंगे, इस ऑप्शन मतलब ऑप्शन रिमूव कर देंगे, क्यों, क्योंकि देखो हर्पिस ना एक्सेप्शनल केस है, हर्पिस एक अलग कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से होती है, तो इससे मम्स का और हर्पिस का कोई लेना देना नहीं आपस में, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन कैसे हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन वो होती है कि प्रॉब्लम ज़्यादा ही, सिम्टम्स ज़्यादा ही वर्स हो गए, उस वजह से कोई कोई ऑर्गन में या कोई किसी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे जैसे फर्स्ट ले लो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा ऑर्चाइटिस, ऑर्चाइटिस क्या होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिकल्स आ गई, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है, पैरालिसिस भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है, इस मायोकार्डाइटिस भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है, बट फिलहाल हम मम्स के ऊपर मम्स की कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस कर रहे हैं, तो मम्स की कॉम्प्लिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो मायोकार्डाइटिस बेसिकली ज़्यादातर स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस के केसेस में देखने को मिलती हैं, तो हम इसको भी हटा देते हैं ऑप्शन को। बी पार्ट पैरालिसिस, पैरालिसिस क्या लगता है, पैरालिसिस ज़्यादातर कहाँ देखा जाता है, ठीक है, स्ट्रोक के केसेस में, ब्लॉक्ड आर्टरीज होगी नेक के पास, ब्रेन के पास, ये स्पाइनल जो हमारी कॉर्ड है वो डैमेज होगी है, तो पैरालिसिस भी हमारा कॉम्प्लिकेशन में ऑप्शन नहीं है। और चाइटस है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है टेस्टिकल्स की, बेसिकली मम्स में ये क्या होता है इन्फ्लेमेशन वाली चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, पेनक्रेटाइटिस, एंसेफेलाइटिस जैसी, ठीक है। और लॉन्ग टर्म अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो यूनिलेटरल सेंसोरी सॉरी डफनेस देखी जाती है इन शॉर्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच एग्जामिनेशन इज़ डन टू कन्फर्म टीबी मेनिंजाइटिस, ओके, टीबी मेनिंजाइटिस अगर हम कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशन की बात करें टीबी का तो वो है हमारा कल्चर, राइट। तो फिलहाल हम मेनिंजाइटिस की बात करें, टीबी मेनिंजाइटिस, तो हमारे 4 ऑप्शंस क्या है, स्पुटम एग्जामिनेशन, CSF एग्जामिनेशन, स्पाइनल टैप, लंबर वेंचर, ठीक है। स्पुटम से तो किसी का मेनिंजाइटिस का नहीं पता लगता, राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज कैंसल्ड। पी CSF एग्जामिनेशन,
स्पाइनल टैप, ओके। स्पाइनल टैप टैप करके थोड़ी पता लगेगा उसको मेनिंजाइटिस है कि नहीं। हाँ, कुछ टैप करके साउंड्स डिफरेंट हो जाती है, लेकिन स्टिल मेनिंजाइटिस का नहीं पता लगा सकते मुझसे, ठीक है। ये कोई कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। और रही बात CSF एग्जामिनेशन लंबर पंचर की, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि लंबर पंचर क्या प्रोसीजर है, सी शेप कार्डिक पोजीशन देते हैं या सी शेप पोजीशन देते हैं फिर उसको, ठीक है, पेशेंट को। फिर L3 L4 में से CSF एक्सट्रैक्ट कर देते हैं 10 to 15 ml, राइट है ना। तो CSF उसके बाद लंबर पंचर करें, उसके बाद CSF एग्जामिनेशन ही तो करेंगे, ठीक है। बट लंबर पंचर में सिर्फ हम ले रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ एग्जामिनेशन में उसके बाद एग्जामिन करते हैं ना उसे, तो इसका आंसर क्या होगा, B, CSF एग्जामिनेशन, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन फॉर फिमोसिस। फिमोसिस क्या होता है, एनी आइडिया? फिमोसिस होता है हमारा जो पेनिस होता है ना, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पेनिस, उसमें जो हमारी फोरस्किन होती है, जो फोरस्किन होती है वो रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो उस वजह से पेशेंट को पेन रहती है, यूरिन नहीं हो पाता प्रॉपर, दर्द होती है सुसु करते टाइम, तो यूरिन पास करते टाइम। फिर तो जैसे इसके ऑप्शंस क्या मतलब क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम इसकी। फिर वैसे तो देखा जाए 5 से 7 साल अगर एक बेबी को हुआ है, न्यू बॉर्न को हुआ है, बेसिकली 2 एजेस में देखा जाता है, या तो कंजेनाइटल है, ठीक है, बर्थ के साथ हुई है उसको, या तो फिर मतलब धीरे धीरे करके डेवलप हो जाती है, फोरस्किन पीछे नहीं हो रही है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ठीक है। बट साथ ही साथ कई बार ये ठीक भी हो जाता है, खुद ही 5-7 साल का होता है, खुद ही ठीक हो जाती है। बट इतना कौन वेट करे, बेबी को प्रॉब्लम बहुत हो रही है, पेन होती है, फिर ब्लॉकेज भी हो सकती है, क्या पता इस वजह से। सो ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, या फिर ओल्ड एज में देखा जाता है। तो अगर हम इसके 4 ऑप्शन देखें, D से चलते हैं, रिमूवल ऑफ टेस्टिस देखो नहीं होगा, ठीक है, टेस्टिस का क्या लेना देना यार फोरस्किन से। फिर C पार्ट देख ले, पेनेक्टोमी, पेनिस थोड़ी रिमूव करना उसकी, पूरा पेनिस की रिमूव करके क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। फिर अब देखो A ऑप्शन क्या है, सर्कमसीजन, एंड B है एक्सीजन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, सर्कमसीजन क्या होता है, सर्कमसीजन हो गया रिमूवल ऑफ फोरस्किन, एक्सीजन हो गया रिमूवल ऑफ टिशू, ठीक है। तो अब क्या लगता है, सिर्फ रिमूवल ऑफ टिशू करेंगे हम या फुल्ली रिमूवल ऑफ फोरस्किन करेंगे? इसका आंसर है फुल्ली रिमूवल ऑफ फोरस्किन। सिर्फ टिशू, सिर्फ एक टिशू कितना सा होता है, ठीक है, चलो टिशू तो इतना ज़रा सा होता है यार, टिशू थोड़ी रिमूव करेंगे हम। फोरस्किन प्रॉब्लम किस में, फोरस्किन में प्रॉब्लम है ना, तो पूरी फोरस्किन रिमूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है। चलो 11th की तरफ चलते हैं। 11th क्या है, द हाइट ऑफ द यूट्रस एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एट, ठीक है। सो ये ऑप्शन 28 वीक्स, 24, 18 एंड 16, ठीक है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखो 12 वीक्स पे कहाँ होता है, जस्ट ऑफ द सिम्फिसिस प्यूबिस, हमारा जस्ट ऑफ द सिम्फिसिस प्यूबिस होता है हमारा यूट्रस। 16 वीक्स की बात करें तो मिड वे बिटवीन सिम्फिसिस प्यूबिस एंड यूट्रस, यानी कि सिम्फिसिस प्यूबिस और यूट्रस के बीच बीच में, ठीक है, मतलब सिम्फिसिस प्यूबिस से ऊपर और अम्बिलिकस के नीचे, ठीक है। फिर हमारे आगे 20 वीक्स, ठीक है। तो 20 वीक्स में कहाँ होता है हमारा, एट अम्बिलिकस, ओके। और आफ्टर 20 वीक्स तो इंक्रीज करता है रफली 1-1 सेंटीमीटर पर वीक, ठीक है। तो अब ऑप्शंस में 20 वीक्स तो कहीं भी नहीं है, तो हम एक रफ आइडिया लेते हैं जो उसके आसपास के वीक्स हों, जैसे 18 वीक्स ले लेंगे हम। 24 हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि पूरा 4 वीक्स का गैप पड़ जाएगा, पूरे 1 मंथ का गैप पड़ जाएगा, इस वजह से हम 18 वीक्स प्रेफर करेंगे। तो ऑप्शन इज C, ओके। सो वी कंसिडर C as our answer. So the 12th question is, first stage of labor is up to, ठीक है, चार स्टेजेस होती है लेबर की, सबने पढ़ी है। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स से लेकर फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स,
ठीक है। सेकंड में क्या होता है, बेबी लीवर होता है। थर्ड में क्या होता है, प्लेसेंटा लीवर होता है। फोर्थ में क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल स्टेज होती है, मदर को ऑब्जर्व करते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं, टेम्परेचर राइज तो नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है। तो हम फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे थे ना, फर्स्ट स्टेज इज़ अप टू लिखा है। ठीक है, तो रप्चर ऑफ एम्ब्रेन्स नहीं आएगा, वहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसका आंसर है सी, फुल्ली डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमेंशिया। सबको पता है डेमेंशिया क्या होता है, क्या है, जिसमें हमारे जो ब्रेन फंक्शंस होते हैं वो डिक्लाइन कर जाते हैं, जो हमारी पर्सन की या पेशेंट पर्सन की एक मेमोरी को अफेक्ट करते हैं, उसकी थिंकिंग, बिहेवियर या फिर एबिलिटी टू परफॉर्म एवरीडे एक्टिविटीज़ को। सो ये हमारी आ गई डेमेंशिया की छोटी सी डेफिनेशन। सो अल्जाइमर, पार्किंसन, वेस्कुलर और मिक्स डेमेंशिया, ये सारे क्या है, बेसिकली इसके टाइप्स हैं, बट द कॉमनेस्ट फॉर्म क्या है। ठीक है, अल्जाइमर, अल्जाइमर क्या लगता है कौन सी है, ऑब्वियसली अल्जाइमर। अगर ना मुझे तुक्का भी मारना हो तो मैं तब भी अल्जाइमर मारती, मैंने ज़्यादातर अल्जाइमर के ही पेशेंट्स देखे हैं। ठीक है, तो अल्जाइमर बेसिकली 60-80% देखा जाता है पेशेंट्स में। ठीक है, पार्किंसन हम थर्ड पे ले लेते हैं और सेकंड पे हम वेस्कुलर डेमेंशिया लेते हैं। ठीक है, अल्जाइमर तो हमारा हो गया ना कि प्लेग बन जाता है जिसकी वजह से मेमोरी लॉस हो जाती है। ठीक है, पार्किंसन में हिस्ट्री वगैरह होती है इस वजह से, और वेस्कुलर में आ गया कि इसमें क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है ब्रेन को, जिसकी वजह से हमारे थिंकिंग प्रॉब्लम होती है और प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है ब्रेन की। और मिक्स्ड डेमेंशिया की बात करें तो मिक्स्ड डेमेंशिया में दो हमारे टाइप्स आते हैं, कौन से, अल्जाइमर और वेस्कुलर। ठीक है, सो 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज हिस्टीरिया? हिस्टीरिया क्या है, एक इमोशनल डिस्ट्रेस एक्सप्रेस्ड थ्रू फिजिकल सिम्टम्स। ठीक है, एक इमोशनल डिस्ट्रेस्ड डिसऑर्डर है बेसिकली। अब तो इसको ना अब इसको सोमैटोफॉर्म और डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स में काउंट करते हैं, अभी जो नई थ्योरी आई है। ठीक है, पहले तो उसको न्यूरोटिक डिसऑर्डर में काउंट करते थे, लेकिन अब मॉडर्न थ्योरी को देखा जाए तो ये क्लासिफिकेशन एक सोमैटोफॉर्म एंड डिसोशिएटिव क्लासिफिकेशन के अंडर आता है अभी ये। ठीक है, सो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। ठीक है, जो अनकॉन्शियस होते हैं और जो बेस्ड नहीं होते, फिजिकल इलनेस पे बेस्ड नहीं होते हैं जो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है फिर, मूड डिसऑर्डर्स नहीं, न्यूरोटिक, साइकोटिक पर्सनालिटी, क्या लगता है हिस्टीरिया क्या है, इमोशनल डिस्ट्रेस से रिलेटेड है, बट स्टिल इट्स नॉट अ मूड डिसऑर्डर। इमोशनल स्ट्रेस किस चीज़ से रिलेटेड है, हमारे माइंड से रिलेटेड है, हमारे माइंड में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे फिजिकल सिम्टम्स कोई नहीं है। ठीक है, याद रखना, हमारे फिजिकल सिम्टम्स कोई नहीं है, हमारी फिजिकल इलनेस कोई नहीं है। ठीक है, पर्सन जो है ना स्टिल कांटेक्ट मेंटेन ही कर रहा है रियलिटी के साथ। ठीक है, सो वैसे मैंने मेंशन भी करा था, मे बी इट्स अ न्यूरोटिक डिसऑर्डर, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिफ्ट रेजेंट इज स्पेसिफिक फॉर, शिफ्ट रेजेंट क्या है, ए पर आ गया साइटोप्लाज्म, बी डीएनए या पैक्टिन। उप्स, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो शिफ्ट रेजेंट क्या है यार, कई बार लगता है ना कि नर्सेस को ना क्लास में जो पढ़ाए ना वो डाला करो, ये जो लैब में घुस जाते हैं कि जीके क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ही जीके क्वेश्चंस निकाल देते हैं ना, तब बड़ा देख के लगता है कि यार क्या डाल दिया है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें एक रिएक्शन बताती हूँ, ठीक है, फिर उससे आंसर देना। ठीक है, जो हमारा शिफॉन्स रेजेंट होता है वो फ्यूलगन्स रिएक्शन होता है, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक स्टेनिंग मेथड है ऑफ डैश। ठीक है,
जिस भी चीज़ के लिए है वो इसका आंसर है, ठीक है। तो इस रिएक्शन से तो तुम्हें पता लग जाना चाहिए, बट स्टिल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या होता है, पहले जो भी या साइटोप्लाज्म है, डीएनए है, पेक्टिन है, सबरीन है, उसको, ठीक है, जो भी है उसको हम हाइड्रोलाइज्ड करते हैं। चलो यार आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर डीएनए है, मैं तुम्हें समझा देती हूँ पहले, ठीक है। डीएनए है, डीएनए को हम फर्स्ट हाइड्रोलाइज्ड करते हैं जिसके ठीक है, माइल्ड एसिड के साथ। फिर जब वो एक्सपोज होता है ना, मतलब जब रिएक्शन होता है एसिड के साथ, तो वो एल्डिहाइड के जो ग्रुप्स होता है ना, वो विच एक्सपोजेस एल्डिहाइड ग्रुप्स, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप्स जो है तो वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो जो सिफॉन्स रिएक्शन है, सॉरी, जो सिफॉन रिएक्शन है रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड ग्रुप, वो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और रेडिश पिंक कलर प्रोड्यूस करता है, जो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ डीएनए, ठीक है। इतनी सी बात है, कुछ नहीं है, 2 स्टेप का काम है, कुछ नहीं है। हाइड्रोलाइज करते हैं हम डीएनए को माइल्ड एसिड के साथ, जो एक्सपोज करता है एल्डिहाइड ग्रुप्स को। फिर देन जो सिफॉन्स रिएक्शन है, सॉरी रिएक्शन नहीं, सिफॉन्स रेजेंट है, ठीक है, वो रिएक्ट करता है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, जो हमारा रेडिश पिंक कलर देता है। वो इंडिकेट क्या करता है कि डीएनए है, प्रेजेंस ऑफ डीएनए बताता है यार वो, ठीक है। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, दूसरा रिएक्शन है, ठीक है। 16, ओह ये तो टू द पॉइंट आंसर है, सभी ने पढ़ा है। टेंथ में मे बी आई थिंक इसका 10th में फर्स्ट टाइम सेल कहाँ था, 8th की 9th में, मे बी 9th में पढ़ चुके हैं ये तो हम सब। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन द ईयर 1665, बड़ी स्मॉल स्टोरी कि उसने एक क्या करा, एक पेड़ की स्लाइस ऑफ कॉर्क ली, माइक्रोस्कोप के अंडर रखी, फिर उसको छोटे छोटे रूम्स दिखे, बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर दिखे, फिर उसने वो जो स्मॉल रूम्स थे उनको मोनेस्ट्री का नाम दे दिया। इतनी सी स्टोरी थी, 9th की पढ़ी है ना हमने शायद। इतना ईजी क्वेश्चन आया 2022 में। वैसे पुराने क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो ईजी है, जो अब के हैं वो थोड़े टफ कर दिए गए, थोड़ा लेवल बढ़ा दिया उनका। सो 17th क्या है, प्लांट सेल्स आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एनिमल सेल्स इन कंटेनिंग, सॉरी फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा मेरे को नर्वस भी हूँ मैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, धीरे धीरे करके मैं इम्प्रूव कर लूँगी। सो प्लांट सेल्स आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एनिमल सेल्स इन कंटेनिंग ए पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम्स, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी सेल वॉल। ओके, क्या लगता है? देखो माइटोकॉन्ड्रिया हर किसी में होता है, राइबोसोम्स भी हर किसी में होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हर किसी में होता है, हर किसी में नहीं मतलब इन दोनों में होता है। सो द आंसर इज क्या बचा, सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल कैसे, अब देखो एनिमल सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है जो सेलुलोज से बनी होती है, और जो स्पोर्ट और मतलब स्पोर्ट स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर मेंटेन करती है और एक रिजिडिटी देती है उसको, ठीक है। सो द आंसर इज सेल वॉल। सो हीमोग्लोबिन इज क्या है, मोनोप्रोटीन, ओलिगोमेरिक प्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन। मैंने तुक्का मारना होता तो मैं डी मारती, बट चलो थोड़ा कंसेप्ट पे चलते हैं। देखो मोनोमेरिक प्रोटीन क्या होता है, मोनोमेरिक प्रोटीन होता है एक सिंगल सब यूनिट या पॉलीपेप्टाइड चेन, जो नाम से पता लग रहा है, मोनो मीन्स वन, मेरिक मीन्स पार्ट और यूनिट, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन मोनोमेरिक तो नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होती है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, पहले तो 4 सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, ओके। सो किस में होती हैं 4 सब यूनिट्स, ओलिगोमेरिक प्रोटीन में, तो बी तो है, ठीक है। तो अब डी ऑप्शन में बी एंड सी भी लिखा है, तो हमें सी भी देखना पड़ेगा। तो क्रोमोप्रोटीन क्या होता है, क्रोमोप्रोटीन होता है, इसमें क्या होता है, हीम ग्रुप होता है, इट कंटेन्स हीम ग्रुप, हेमी, हेमी बोलते हैं, HEME, हेमी, कहीं हीम कहीं हेमी, चलो हेमी ग्रुप है, ठीक है। तो हेमी ग्रुप में क्या क्या आता है, 2 चीज़ें आती हैं मेरी, आयन और सॉरी
आयरन प्लस पोरफायरिन रिंग आती है, ठीक है, जो हेल्प क्या करती है, हीमोग्लोबिन को कलर देती है बेटा, ठीक है, कलर देती है और हेल्प करती है O2 बाइंडिंग में। सो दोनों काम किए, मतलब बी पार्ट भी ठीक है, सी पार्ट भी ठीक है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? डी, बोथ बी एंड सी। सो हमारे 2 क्वेश्चंस रहे हैं। 19th हमारा गोल्गी चेन अरेस्ट माइटोसिस एट, ठीक है, 4 ऑप्शन है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड इंटरफेज, ठीक है। हम सबको माइटोसिस म्योसिस पढ़ी है हमने 9th 10th में भी शायद, हाँ 9th 10th में ही पढ़ी है, ठीक है। सो सेल पढ़ते हैं, फिर सेल के बाद यही तो आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है, सबको पता है माइटोसिस क्या होता है, सेल डिवीज़न होती है, ठीक है। तो इसके हमारे ये जो फेजेस होते हैं, फेजेस क्या होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस में इसमें 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। सो 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन है कि गोल्गी चेन अरेस्ट कब करता है माइटोसिस को, ठीक है। तो गोल्गी चेन क्या करता है, इनहिबिट करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स की पॉलीमराइजेशन करवाता है, जो क्या प्रिवेंट करते हैं, जो हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, वो फॉर्म नहीं हो पाते, फॉर्मेशन को रोक देते हैं, है ना। तो जो उसकी वजह से जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक लाइन में नहीं आ पाते, एक अलाइनमेंट नहीं बना पाते, ठीक है। क्या समझ रहे हो तुम इससे, एक अलाइनमेंट नहीं बना पाते, अलाइनमेंट में कब आते हैं, ठीक है, मेटाफेज में ऑब्वियसली। तो आंसर क्या होगा इसका, मेटाफेज। तो हम आगे समझते हैं। तो वो एक अलाइनमेंट में नहीं आ पाते, अगर अलाइनमेंट में नहीं आएंगे तो वो स्टक हो जाएंगे, तो मतलब जो सेल साइकिल है वो भी हमारी स्टक हो जाएगी। तो वो स्टक किस पर होगी, मेटाफेज पर स्टक होगी। सो द आंसर इज बी। सो 20 पे चलेंगे। 20 क्या है, a semi-permeable membrane allows the diffusion of a solute solvent, both A and B या none of these. So 20 a semi-permeable membrane, ठीक है, वही डिफ्यूजन ऑस्मोसिस वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, सबसे पहले तो सॉरी पहले सोल्यूट लिखा है ना, तो पहले सोल्यूट क्या होता है हमारा, सोल्यूट होता है बेटा जो हम एक गिलास लो ना पानी का, जो पानी है उसमें वो आ गया हमारा सॉल्वेंट, और जो उसमें हम घोलेंगे वो आ गए हमारे सोल्यूट्स। अगर हम एक बेसिक कंसेप्ट लें तो सोल्यूट जो आ गया वो आ गया हमारा, अगर हम एक नमक और पानी लें तो उसमें जो हमारा नमक है ना, ठीक है, वो हमारा सोल्यूट आ गया, और जो हमारा सॉल्वेंट आ गया वो वाटर आ गया, ठीक है, इतनी सी बात है। तो अब हम इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हमारा इसमें क्या आएगा, जो हमारा सॉल्वेंट है वो वाटर आएगा, और जो सोल्यूट आएगा वो हमारे आइंस आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो बहुत ही क्रूशियल होती है, ठीक है, फॉर द प्रेशर ऑफ ऑस्मोसिस। सो वो सिर्फ H2O को अलाउ करती है अपने से आर पार जाने के लिए, ठीक है, ताकि जो बैलेंस है कंसंट्रेशन का दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड जो भी कह लो, ठीक है, दोनों साइड बना रहे। सो व्हाट इज द आंसर देन, द आंसर इज सॉल्वेंट। वो सिर्फ वाटर को अलाउ करेगी, ना कि दोनों को। यस फॉर टुडे, थैंक you for watching my video, and please like, share and subscribe my channel The Miracles for your next part. Love you all, bye। अब मिलेंगे अगली वीडियो पर।